सुबह के 4 बज रहे थे। पूरा घर नींद की आगोश में था, तभी बाहर से कुछ आवाज में आने लगी। सुनकर मनोज की नींद खुल गई और वो उठ बैठा। पास ही सोती हुई अपनी पत्नी मंजू को जगाते हुए बोला, अरे ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है, देखो तो जरा। मंजू ने भी उबासी लेते हुए कहा, कुछ नहीं जी, तुम्हारी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही है, और दूसरी तरफ करवट करके सो गई। मनोज उसके जवाब को सुनकर हैरान उसे देखता रहा। भला उसकी अम्मा सुबह सुबह बाहर झाड़ू लगा रही है और उसकी पत्नी इतनी बेफिक्र नींद में सो रही है। अरे मेरी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही है और तुम चैन से सो रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आखिर अम्मा तुम्हारी सास है, कुछ तो लिहाज करो। मनोज ने मंजू को दोबारा जगाते हुए कहा। क्यों जी, क्यों शर्म आएगी मुझे? अम्मा जी तो मेरी सास है, लेकिन आपकी और आपके भाई विकास की भी माँ है। तुम दोनों बेफिक्र होकर सोते रहते हो, और मेरे अलावा इस घर में एक बहू और भी है, वो भी चादर ताने सो रही होगी। फिर सारी शर्म लिहाज की उम्मीद मुझसे क्यों? अगर अजीब लग रहा है तो जाकर बाहर अम्मा के साथ झाड़ू लगवा लीजिए और मुझे चैन से सोने दीजिए, कहकर मंजू अपनी चादर तान कर सो गई। मनोज मंजू को देखता ही रह गया। मंजू 2 साल पहले ही शादी होकर के आई है, लेकिन आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया, कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। खुद मनोज कमाने के लिए बाहर रहता था, लेकिन मंजू अम्मा की सेवा के लिए यहीं रहकर परिवार को संभाल रही थी। घर में छोटा भाई विकास, अभी 4 महीने पहले ब्याह कर आई उसकी पत्नी तनु, एक छोटी बहन शोभा और अम्मा थी। हाँ, अम्मा का स्वभाव ही थोड़ा गर्म है, उनसे बर्दाश्त बहुत कम होता है, जो मुंह पर आता मुंह फोड़ कर बोल देती। यह भी ना देखती कि सामने वाले के दिल पर क्या गुजरती है। पर फिर भी मंजू ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। फिर अब क्या हो गया? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही मंजू है जो अम्मा के उठने के पहले उठ जाती थी और सुबह से लेकर रात तक सबकी सेवा में लगी रहती थी। अभी महीने भर पहले जब वो यहाँ से मुंबई गया था तब भी यही हाल था, पर फिर आखिर इन दिनों में ऐसा क्या हो गया कि मंजू इतनी बेफिक्र होकर सो रही है? आखिर जब उससे रहा नहीं गया तो खुद ही उठकर बाहर आ गया और अम्मा से झाड़ू लेकर बोला, ला अम्मा, मैं ही लगा देता हूँ झाड़ू, तू आराम कर। अम्मा ने उसे ऊपर से नीचे घूर कर देखा और कहा, अब यही दिन देखना बाकी रह गए थे कि तू झाड़ू लगाएगा। उस महारानी को नहीं बोल सकता था। आजकल बड़े रंग ढंग बदल गए उसके, जब से छोटी बहुरिया आई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अब रहने भी दो ना अम्मा, मैं ही लगा देता हूँ झाड़ू। तुम्हें तो झाड़ू से मतलब है ना, कहकर मनोज ने बात टालते हुए अम्मा से झाड़ू ले ली और खुद झाड़ू लगाने लगा। अब बेटा बीवी को कुछ कहने की जगह खुद ही झाड़ू लगाने लग जाए तो भला कौन माँ बर्दाश्त कर सकती है। सो अम्मा भी शुरू हो गई और आवाज तेज करते हुए जानबूझकर बोली, ताकि अंदर सोती हुई मंजू को सुनाई दे, अरे तू तो रहने दे बेटा, अभी तो हाथ पैर चलते हैं मेरे, टूटे नहीं हैं जो उसकी मोहताज बनूंगी। शर्म न आ रही उसे? यहाँ खसम झाड़ू लगा रहा है और खुद आराम से बिस्तर तोड़ रही है। घोर कलयुग है भाई। इधर मंजू को सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो उठकर बाहर नहीं आई। आखिर वो अब फैसला चाहती थी। छोटी बहू को प्यार और बड़ी बहू को दुत्कार, आखिर कब तक बर्दाश्त करती? वह इन सब के लिए पहले से तैयार थी। आखिर यह सब अम्मा जी का ही तो किया धरा है। जब से वो शादी होकर आई थी, अम्मा जी ने कभी भी उससे प्यार के 2 बोल नहीं बोले। कई बार तो उसके माँ बाप तक पहुंच जाती, लेकिन सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ तक कि पति बाहर कमाता और 4-5 महीने में एक बार आता, उसे उसका भी सब्र था।
पर नई बहू के आते ही अम्मा जी ने जो रंग बदला उसकी तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। मनोज उसके लिए जब भी बाहर से नए कपड़े लेकर आता, अम्मा जी उसे यह कहकर पहनने नहीं देती कि तेरा पति बाहर रहता है, भला किसके लिए सच सवर कर रहेगी। फालतू ही नए कपड़े खराब करेगी और वो कपड़े ले जाकर अपनी पेटी में रख लेती। पर जब देवर की शादी हुई और अम्मा जी ने वो पेटी के सारे कपड़े देवरानी के लिए निकाले, वह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भी, अम्मा जी ये कपड़े तो ये मेरे लिए लाए थे। तो अम्मा ने यह कहकर झिड़क दिया, तेरे बाप के घर में भी कपड़े देखे थे ऐसे। बेवजह का खर्चा क्यों करें जब घर में ही कपड़े रखे हैं। अरे नई बहू को तो देना पड़ेगा। 5 आदमियों के बीच में हमारी भी इज्जत बनेगी और वैसे भी तू कौन सा बारात में जा रही है, यहाँ घर ही तो संभालेगी। तेरे माँ बाप के घर से जो कपड़े आएंगे शादी में वो पहन लेना। मंजू ने इस बारे में मनोज से कहा तो मनोज ने उसे शांत रहने के लिए कहा, देख मंजू अब नई बहू आ रही है, अब माँ तुझे मेरे साथ जाने देगी। वहां जाकर मैं तुझे बहुत सारे कपड़े दिला दूंगा, पर अभी शांति रख। पति की बात सुनकर वह मन मसोस कर रह गई। जैसे तैसे शादी भी निपट गई। घर में नई बहू आ गई। सच कहे तो बहू तो वही थी, मंजू तो उसके सामने नौकरानी ही थी। इतनी इज्जत अम्मा जी ने मंजू को कभी नहीं दी। 1.25 महीने तक तो अम्मा ने उसे रसोई में लगाया तक नहीं, ये कहकर कि नई बहू है, थोड़ा सा उसका भी लाड़ चाव कर ले। यहाँ तक कि उसके लाड़ चाव के चक्कर में अम्मा ने मनोज को भी मना कर दिया कि वो मंजू को उसके साथ नहीं भेजेगी। तनु देर से उठे, चाहे अपने पति के साथ लेट तक घर आए, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। तनु से थोड़ा बहुत काम होता है तो करती, नहीं तो सच सवर कर अपने कमरे में पड़ी रहती, पर अम्मा जी उसे कुछ ना कहती। मंजू ने कहना चाहा तो अम्मा जी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि तू तेरी देवरानी को देखकर जलती है। लेकिन अभी पिछले महीने जब मनोज आया था, अपने साथ मंजू के लिए एक भारी सी साड़ी लेकर आया था। इस बार मंजू ने वह साड़ी अम्मा जी को दिखाई ही नहीं, लेकिन जब मनोज के जाने के बाद 15 दिन पहले मंजू के मायके में उसकी छोटी बहन की सगाई थी, तब मंजू वही साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आई, अम्मा जी उसे देखकर बोली, यह साड़ी तेरे पास कब आई? मैंने तो नहीं देखी। मंजू ने धीरे से कहा, जी अम्मा जी, ये अभी आए थे तब मेरे लिए ये साड़ी लेकर आए थे। बस मंजू का कहना हुआ और अम्मा आग बबूला हो गई और उसकी साड़ी को खींचते हुए बोली, लो अब पति को भी बस में कर लिया। अरे मेरा बेटा भी मुझसे चोरी छुपे कपड़े लाने लगा है। अच्छा त्रिया चरित्र दिखा रही है। खबरदार यह साड़ी पहनकर बाहर गई, अभी के अभी ये साड़ी खोल कर दे मुझे। अचानक से साड़ी खींचने पर मंजू का बैलेंस बिगड़ गया और वह लड़खड़ा कर गिर गई। घर में उस समय देवरानी थी, लेकिन वो भी वही खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। एक बार भी उसने अम्मा जी को रोकने की कोशिश नहीं की, पर अम्मा जी थी कि उनकी जबान रुक ही नहीं रही थी। कुछ लाज शर्म भी नहीं है तेरे में? ये तो मैं तुझे दबाकर रखती हूँ, वरना सिर उठाकर नाचने लग जाए। मेरा बेटा बाहर रहता है, आखिर इतना सज धज के किसके लिए जा रही है? उस समय विकास भी घर आ गया और यह सब देखते हुए उसने अम्मा को जैसे तैसे वहां से हटाया। मंजू वहीं पड़ी बिलखती रही। विकास उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भाभी भगवान के लिए आप ये साड़ी बदल लो और फिर अपने मायके चली जाओ, नहीं तो बेवजह घर में क्लेश हो जाएगा। अपनी अम्मा को समझाने की जगह विकास मंजू को ही समझा रहा था। मंजू एक पल के लिए सोच में पड़ गई, ना ही पति और ना ही देवर कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। तभी उसकी नजर तनु की तरफ पड़ी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। बस वो कुटिल मुस्कान मंजू के मन में नश्तर की तरह छुप गई।
उस वक्त वह साड़ी बदलकर अपने मायके चली गई, पर उसके बाद उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। हालांकि उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर अब वह फैसला चाहती थी। ना ही वो अम्मा का कोई काम करती थी और ना ही घर के कामों में कोई दिलचस्पी लेती थी। अब सारा काम छोटी बहू और अम्मा पर आ चुका था। वह खुद का काम कर लेती और अपने कमरे में आकर लेट जाती। कई बार ये भी हुआ कि अम्मा और तनु ने मंजू के लिए खाना बनाया ही नहीं, पर मंजू खुद ही रसोई में जाकर खुद के लिए खाना बनाकर ले आती। और सबसे बड़ी बात, जब जब अम्मा और तनु आपस में चिड़चिड़ाती, मंजू उनके सामने हमेशा मुस्कुराहट लेकर आगे बढ़ जाती। यह देखकर दोनों और ज्यादा जल भुन जाती। तभी बाहर से अम्मा की जोर जोर से आवाज आई और मंजू की तंद्रा टूटी। उठकर वो रसोई में गई तो देखा देवरानी ने सबके लिए चाय बनाई है सिवाय मंजू के। तब उसने खुद के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में जाने लगी कि तभी मनोज बोला, मंजू ये सब क्या है? आखिर चल क्या रहा है यह सब? मंजू ने पलट कर कहा, देखिए अब हमसे आपकी अम्मा की सेवा नहीं होती, या तो आप हमें अपने साथ ले चलो, नहीं तो हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर मनोज चुप हो गया, लेकिन अम्मा जी बोली, सुन ली अपनी पत्नी की बात, कैसे घर तोड़ने में लगी हुई है। अरे इसी दिन के लिए इसे हम यहाँ लेकर आए थे कि हमारे घर के 2 टुकड़े करें। भेज दे इसको इसके मायके, तब अकल ठिकाने आएगी। ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, तुम हमारे साथ ही मुंबई जा रही हूँ, मनोज ने कहा तो अम्मा चुप हो गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तब मनोज ने कहा, अम्मा जब इसको मायके ही छोड़ना है तो मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ। वैसे भी गलती किसकी है मुझे सब पता है, पर हम कुछ कहते नहीं तो मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही है। उस दिन क्या हुआ था मुझे विकास ने सब बता दिया था, इसलिए कह रहा हूँ आप भी यहाँ चैन से रहो और मेरी पत्नी को भी चैन से रहने दो। अम्मा कुछ कहने को हुई तो मनोज ने हाथ जोड़ लिए। अम्मा माफ करो, इससे ज्यादा मैं अपनी पत्नी को और नहीं झुका सकता, कहकर मनोज अपने कमरे में चला गया। मंजू और मनोज दोनों उसी शाम वहां से रवाना हो गए। अम्मा अपना मुंह फुलाए बैठी रही। लोगों के सामने तो शुरू में जमकर बुराइयां की और लोगों ने चटकारे लेकर सुनी भी। अम्मा के सामने तो हमदर्दी जता जाते, पर पीठ पीछे अम्मा पर ही हंसते हैं। पर समय के साथ उन्हें समझ में आ गया, जो सेवा बड़ी बहू ने की वो कोई नहीं कर सकता। अब अम्मा जी का स्वभाव धीरे धीरे नरम पड़ चुका है, क्योंकि वो ये जान चुकी है कि उन्हें रहना तो छोटी बहू के साथ ही है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद बड़ी बहू तो अपने पास बुलाएगी नहीं और छोटी बहू वो इतना झेलेगी नहीं।